नमस्कार। आज बात करेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी के बड़े ऐलान की। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर की करेंगे चर्चा। बात करेंगे बच्चों की एक और वैक्सीन के ट्रायल की। और आखिरी में बात आसमान से गायब हुए 9 तारों की। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बोम्मई बुधवार सुबह 11 बजे पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 3 डिप्टी सीएम के भी शपथ लेने के संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के चहेते और उनके शिष्य हैं। येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने से पहले ही बोम्मई का नाम भाजपा आलाकमान को सुझा दिया था। दरअसल लिंगायत समुदाय के मठाधीशों के साथ हुई बैठक में येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से इस नाम को उन सबके बीच रखा था। कर्नाटक के मशहूर लिंगेश्वर मंदिर के मठाधीश शरण बसवलिंग ने बताया कि अगर येदियुरप्पा एक इशारा करते तो पूरा समुदाय उनके लिए भाजपा के विरोध में उतर आता। चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ती, लेकिन खुद येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई की हिमायत की। लिंगायत समुदाय के होने की वजह से उनके नाम पर सभी मठाधीश जल्दी राजी हो गए। दरअसल लिंगायत समुदाय नहीं चाहता था कि येदियुरप्पा इस्तीफा दें, लेकिन येदियुरप्पा ने इस समुदाय की बैठक में कहा था कि सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही यह तय हो चुका था कि मुझे 2 साल बाद आलाकमान के निर्देश के हिसाब से काम करना होगा। शीर्ष नेतृत्व का पैगाम आ गया है, मुझे पद छोड़ना होगा। 28 जनवरी 1960 को जन्मे बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के गृह कानून संसदीय मामलों के मंत्री हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बसवराज ने जनता दल के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वे धारवाड़ से 2 बार 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद वे जनता दल छोड़कर 2008 में भाजपा में शामिल हो गए। इसी साल हावेरी जिले के सिंह गांव से विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी का बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी छोटी या बड़ी किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेगी। मिश्रा ने दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बीएसपी का कोई समझौता नहीं हो सकता है। सभी को पता है ओवैसी यूपी में किसके कहने पर आ रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि गठबंधन को लेकर बीएसपी का अनुभव काफ़ी खराब रहा है। पार्टी समाजवादी पार्टी से समझौते की बात को याद तक नहीं करना चाहती। सिर्फ गठबंधन करके ही सरकार नहीं बनाई जा सकती। बीएसपी 2007 में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बना चुकी है। 2007 की तर्ज पर ही बिना किसी गठबंधन के पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी हाल ही में कौशाम्बी जिले में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों को ये भी बताया कि उनका हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है, क्योंकि वर्ष 2007 के चुनाव में जब ब्राह्मण समाज के लोग भारी संख्या में जीतकर विधानसभा पहुंचे तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्हें उचित सम्मान दिया था। कैबिनेट मंत्री के अलावा दर्जा प्राप्त मंत्री भी तमाम लोगों को बनाने का काम किया गया था। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करती है, क्योंकि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, जबकि भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर बीजेपी देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर राजनीति कर रही है। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। उनकी नियुक्ति को मंजूरी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने दी है।
अस्थाना अभी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वह वर्तमान पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव की जगह लेंगे। अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। राकेश अस्थाना का जन्म रांची में हुआ था। आईपीएस अधिकारी के तौर पर लंबे वक्त तक गुजरात में काम करने की वजह से अस्थाना को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। हालांकि अस्थाना का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है। कुछ साल पहले हैदराबाद के एक कारोबारी सतीश सना ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर अस्थाना और तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा आमने सामने आ गए थे। इस वजह से सीबीआई की काफी किरकिरी हुई थी। इस मामले में सीबीआई के एक डीएसपी देवेंद्र कुमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में अस्थाना को इस मामले में ईडी से क्लीन चिट मिल गई थी। अस्थाना सीबीआई में रहते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले की वजह से पहली बार चर्चा में आए थे। उन्होंने ही 1996 में चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस केस में लालू यादव से 1997 में 6 घंटे पूछताछ की थी। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी अस्थाना ने की है। साल 1994 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियार गिराने से जुड़ी जांच की निगरानी भी उन्होंने की थी। उन्होंने 2002 के गोधरा कांड की जांच की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बाद में सही माना था। इसके अलावा चाहे 2008 का अहमदाबाद बम ब्लास्ट हो या आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ जांच, अस्थाना ने अपने काम से खूब सुर्खियां बटोरी। कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस वैक्सीन का नाम कोवोवैक्स है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। विशेषज्ञ समिति ने 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवोवैक्स टीके के परीक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की है। इस परीक्षण में 10 साइटों पर 920 बच्चे 12 से 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने एसआईआई द्वारा दिए गए संशोधित अध्ययन प्रोटोकॉल आवेदन पर विचार। इसके बाद उन्होंने 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए फर्म को अनुमति देने की सिफारिश की। पुणे की दवा कंपनी ने टीके की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता का निर्धारण करने के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय वयस्कों में चल रहे कोवोवैक्स चरण 2 और 3 नियंत्रित अध्ययन में बाल चिकित्सा दल को शामिल करने के लिए एक संशोधित प्रोटोकॉल लैब ने आसमान की कुछ तस्वीरें खींची थी। इनमें एक बेहद चौंकाने वाली बात नजर आ रही है। उन तस्वीरों में से एक में 9 अजीबोगरीब तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल आधे घंटे बाद की ही तस्वीर में वो 9 के 9 तारे गायब पाए जाते हैं। ये तस्वीरें 12 अप्रैल 1950 की हैं, लेकिन इन पर अब वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। फिलहाल इन तस्वीरों पर भारत सहित स्वीडन, स्पेन, यूएस, यूक्रेन के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती स्टडी प्रकाशित की है। इसमें कई तरह की संभावनाओं के साथ सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो ये है कि वो 9 अजीबोगरीब तारे एलियन शिप हो सकती है। इससे पहले भी कई बार एलियंस को लेकर ढेर सारी बातें की गई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब स्वीडन के नॉर्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के डॉक्टर बिएट्रीज बिलारोएल और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनिरियाज के वैज्ञानिकों का ग्रुप यह स्वीकार कर रहा है कि आसमान में दूसरी दुनिया भी हो सकती है। एलियन की थ्योरी वाली ये स्टडी नेचर पत्रिका में पब्लिश हुई है। रिसर्च में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट नैनीताल के साइंटिस्ट आलोक गुप्ता भी शामिल हैं। उनका कहना है कि तस्वीरों पर गहरी छानबीन के बाद भी ये नहीं बताया जा सकता कि उसमें दिखने वाली चीज़ क्या है, इसलिए ये क्या है किसी को पता नहीं। पर आसमान में दूसरी दुनिया होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि आसमान में होने वाले तेज बदलाव को जांचने के 2 तरीके हैं, ग्रेविटेशनल लेसिंग ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट। इन दोनों से जांचने के बाद भी नहीं पता चलता कि आखिर ये 9 तारे क्या हैं। आसमान की गतिविधियों की पड़ताल करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी यानी वास्को
के वैज्ञानिकों का यह भरोसा है कि जो चीज़ उन तस्वीरों में दिख रही है वो एलियंस की शिप ही है। इसलिए इस संस्था ने उन तस्वीरों पर फिर से रिसर्च करने की अनुमति ले ली है। अब देखना है कि इन तारों का खुलासा कब तक हो सकता है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।